स्वागतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। तो आज हम देख रहे हैं जो आपकी PGT की परीक्षा है उसके PYQs या आपके जो प्रश्न पत्र हैं, जो आपका 2000 में जो प्रश्न पत्र आया था उसका हम सॉल्व देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। तो प्रश्न पूछा गया था कि हार की जीत कहानी का लेखक कौन है। प्रश्न है, हार की जीत कहानी का लेखक कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक विशेष तथ्य देखने को मिल रहा है, क्या कि हार की जीत की विधा क्या है, तो वो क्या है, कहानी है। इस कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, सुदर्शन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन है, सही उत्तर बताइए। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है। तो हार की जीत कहानी के लेखक हैं सुदर्शन, और इन सुदर्शन जी का नाम, पूरा नाम क्या था, बद्रीनाथ शर्मा इनका मूल नाम था। तो दो प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं कि हार की जीत की जो कहानी थी उसके लेखक कौन है, सुदर्शन। सुदर्शन का पूरा नाम बद्रीनाथ शर्मा था। और हार की जीत किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, या मैथिली शरण गुप्त जी ने। किसने कहा है सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि। तो सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। और जो है तुलसीदास जी को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। तुलसीदास जी को क्या कहा था कि ये लोक मंगल के कवि हैं। तो तुलसीदास जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था कि ये लोक मंगल के कवि हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो जायसी है उनके लिए कहा था कि जायसी किस प्रकार के कवि हैं, तो ये प्रेम की पीर के कवि हैं। ठीक है, तो सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। तुलसीदास को लोकमंगल का कवि कहा है शुक्ल जी ने। साथ ही जायसी को क्या कहा है, प्रेम की पीर का कवि। चलिए अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। ये एक बूंद सहसा उछली, ये जो रचना है इसके बारे में प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाता है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, ये यात्रा वृत्तांत है। सब इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और ये प्रश्न मुझे तो लगता है दूसरी तीसरी परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है कि ये एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है, तो ये यात्रा वृत्तांत है। किसका यात्रा वृत्तांत है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है अज्ञे जी, ऑप्शन है यशपाल, और ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, साथ ही ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो किसकी ये रचना है, तो ये रचना है एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृत्तांत है अज्ञे जी का। इनका एक और यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद। और आधुनिक युग में यात्रा वृत्तांत का प्रवर्तक अगर किसने किया है, तो भारतेंदु जी ने यात्रा वृत्तांत का प्रवर्तन किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आमिष का विलोम होगा। आमिष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन है सानिश, मांसाहारी, निरामिष या शाकाहारी। क्या होगा आमिष का विलोम शब्द। तो आमिष का जो सही अगर शब्द देखा जाए तो इसका क्या अर्थ बैठता है कि जो मांस, यानी कि जो मांस खाने वाले हैं उनको कहते हैं आमिष, यानी मांसाहारी भोजन को आमिष कहते हैं। और जो आपका देखो अभी इसमें मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, तो इसमें ऑप्शन आपको दोनों लगेंगे। इसमें से लगेगा कि अगर ये मांस वाला है तो ये होगा, लेकिन नहीं, जिस प्रकार का शब्द होगा उसी प्रकार का उसका वो होना चाहिए। तो इसका क्या सही उत्तर होगा, निरामिष, यानी कि जो शाकाहारी हो या मांस से रहित हो।
रहित भोजन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न था। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वो क्या कहलाएगा? अन्योदर, दुरस्थ, औरस या सहोदर। जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वह भाई क्या कहलाएगा? अन्योदर, दुरस्थ या औरस। तो इसमें क्या कहलाएगा? अन्योदर। और सहोदर क्या है? जो एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं उनको क्या बोलते हैं? सहोदर कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? अन्योदर। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। घड़ों पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? नहाना, लज्जित होना, कांपना या सर्दी लगना। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? लज्जित होना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घड़ों पानी पीने का लज्जित होना। अगला प्रश्न है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसका क्या अर्थ है, या इसे कह सकते हैं ये इसका क्या अर्थ होगा कि कवि बहुत तर्कशील है, या कवि बहुत भावप्रवीण है, या कवि बहुत विचारशील है, या कवि बहुत कल्पनाशील होता है। तो इसमें क्या है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये इसका बारे में बताइए कि इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि कवि क्या है। तो इसका सही आंसर होगा 4 कि कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। कि कवि इतनी कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि, यानी कि जहाँ सूर्य नहीं पहुँच सकता वहाँ कवि पहुँच जाते हैं। उनकी सोच इतनी तीव्र होती है। और ये जो बात है, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल दे, यह देखो कुदरत का खेल। बताइए इसका क्या अर्थ होगा? शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, फारसी पढ़े लोगों का पर्याय तेल बेचना पड़ना। तो इसका क्या अर्थ होगा? पढ़े फारसी बेचे तेल। तो इसका क्या होगा? योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। कि पढ़े लिखे तो फारसी थे लेकिन तेल ही बेचना पड़ा, यानी कि निम्न स्तर का ही कार्य करना पड़ा। अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक निम्न में से किसकी रचना है? मलुकदास की, सुंदरदास की, नाभादास की या दादू दयाल की। किसकी रचना है भक्ति विवेक? तो भक्ति विवेक रचना है मलुकदास की। जो भी लोग बता रहे हैं मलुकदास, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। और मलुकदास की अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। तो इनकी एक रचना है ज्ञान बोध, एक इनकी रचना है रतन खान, एक इनकी रचना है राम अवतार, ध्रुव चरित, सुख सागर, आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो भक्ति विवेक किसकी रचना है? मलुकदास की। अन्य रचना है ज्ञान बोध, रतन खान, राम अवतार, ध्रुव चरित, सुख सागर। अगला प्रश्न है आपके सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को माना है, ईश्वरदास को माना है, या मुल्ला दाऊद को माना है, या असायत को माना है? किसको माना है? प्रेम आख्यानक परंपरा का या हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है शुक्ल जी ने? तो शुक्ल जी ने किसको माना है? कुतुबन को माना है। और कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती। मृगावती 1501 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। कबीर की जो वाणी है उसका संग्रह क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। ये कितने भागों में संकलित है? 2, 3, 4 या 5? सभी को इसका उत्तर पता हो। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसके 3 भाग थे। और जो ये 3 भाग थे कौन कौन से थे? रमैनी, सबद और आपकी साखी। और इसकी अब इसके साथ साथ एक प्रश्न और बताना है कि बीजक का संग्रह किसने किया था? इन्हीं के शिष्य थे। किसने किया था? ये आपको प्रश्न का उत्तर बताना है।
पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, किसका प्रतीक है? पद्मावत जो रचना है इसमें पद्मिनी किसका प्रतीक है? साधक का, शैतान का, परम सत्ता का, प्रकृति का, किसका है? पद्मावती जो पद्मिनी है वो किसका प्रतीक है? तो ये है परम सत्ता का। पद्मावत में पद्मिनी किसका है? परम सत्ता का प्रतीक है। और जो रतन सेन है ये साधक का प्रतीक है। तो रतन सेन किसका प्रतीक है? साधक का प्रतीक है। शैतान कौन है? तो इसमें शैतान है राघव चेतन। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। ठीक है, प्रकृति का इसमें नहीं प्रतीक के रूप में दिया है। अगला प्रश्न है, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? बंगदूत नामक जो पत्र है हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा, ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा, या पंडित जुगल किशोर द्वारा? तो बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, पंडित जुगल किशोर, किसके द्वारा निकाला गया था? तो ये निकाला गया था राजा राम मोहन राय जी द्वारा। और ये जो था ये 9 मई 1828 को से ये प्रारंभ हुआ था। ये साप्ताहिक था। एक साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, या पत्र था। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप नामक पत्र हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निकाला गया था? एक प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, या इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा निकाला गया था हिंदी प्रदीप नामक पत्र? तो ये निकाला गया था बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा। और 1877 से ये निकाला गया था। और ये निकलता था इलाहाबाद, जो वर्तमान का आपका प्रयागराज है ना, वहीं से ये निकलता था। लेकिन क्योंकि तत्काल समय में प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था तो हम इलाहाबाद ही बताएंगे। ठीक है, तो किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप निकाला जाता था इलाहाबाद से। अगला प्रश्न है, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तरुणी तपस्विनी, रजिया बेगम, या रंग महल में हलहल, राजकुमारी, भोजपुरी का ढंग, कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसमें से आपको पता है तरुणी तपस्विनी इनका है, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी जी का। रजिया बेगम या रंग महल में हलहल है, ये भी है। राजकुमारी भी है, लेकिन भोजपुर का ढंग ये नहीं है इनका। तो राइट आंसर होगा आपका 4। अगला प्रश्न है, अराती सैन्य सिंधु में सुबाडावन बड़वाग्नि से जलो, प्रवीण हो जय बनो, बढ़े चलो में कौन सा गण है? तो ये आपको बताना है। बताइए कौन सा गण होगा? जगण रगण जगण रगण जगण गुरु, या फिर रगण जगण तगण तगण जगण गुरु, रगण रगण जगण जगण मगण गुरु, मगण भगण नगण तगण तगण गुरु, कौन सा होगा? तो इसमें हम मात्रा गिन लेते हैं। लघु गुरु लघु, 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 और आपका गुरु। गुरु तो क्योंकि सभी में है तो गुरु तो हटा ही दीजिए, तो ये वाली गुरु हटा ही दीजिए। इसके बाद आपका जगण, तो जगण लघु गुरु लघु, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जगण है। ठीक है, इसके बाद रगण गुरु लघु गुरु, तो रगण है, रगण इसमें है, तो सही देखा जाए तो यही हो गया है। बाकी भी मात्राएं देख लीजिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगण रगण जगण रगण जगण गुरु। ठीक है, ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरसी छंद में होती हैं 27 मात्राएं, 16 और 11 पर यति, अंत में लघु गुरु। तो क्या इसका सही होगा? सरसी छंद के बारे में बताइए। तो सरसी छंद में क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने,
तो इसका सही आंसर होगा आपका 4 की 27 मात्राएं होती हैं, 16-11 प्रयति होती है और अंत में क्या होता है, गुरु और लघु होता है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो सरसी छंद के प्रत्येक चरण में कितनी हो गई, 27 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है। अब देखो, मूल नाम मैंने वहाँ आपको बताया था, तो इसी कारण पूछा जाता है कि मूल नाम क्या था। तो आपको सुदर्शन का बताया था, बद्रीनाथ शर्मा सुदर्शन जी का मूल नाम था। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कौन है, कमलेश्वर है। तो एक प्रश्न तो यही होगा, समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कौन है, कमलेश्वर है। तो कमलेश्वर का मूल नाम क्या है ये बताना है। नीरज सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना, कैलाश सक्सेना, प्रभाकर सक्सेना। कमलेश्वर का मूल नाम क्या है, तो कमलेश्वर का मूल नाम है नीरज सक्सेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नामक कृति का विधा है। डॉक्टर नामक कृति है, उसकी विधा क्या है। नाटक है, प्रहसन है, कहानी है या गीति परक ये रचना है। डॉक्टर नामक जो कृति है उसकी विधा क्या है, नाटक है, प्रहसन है, कहानी है या गीति परक रचना है ये। तो ये जो है हमारा डॉक्टर नामक ये एक नाटक है और ये नाटक किसका है, विष्णु प्रभाकर का है। कब, 1958 में ये रचना है डॉक्टर। तो डॉक्टर नाटक है विष्णु प्रभाकर जी की। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनि को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। स्वर, काल, स्थान, संवाद, नाद या फिर स्वर, स्थान, काल, प्राण, सुर, काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण, अनुदान या स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। तो कौन सा इसका सही होगा, अनुप्रदान। अच्छा देखो, ये अनुप्रदान है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो पाणिनीय शिक्षा में ध्वनि को वर्गीकृत करने के 5 आधार है कि ध्वनि कैसे वर्गीकृत की जाती है। तो सबसे पहले स्वर पर ध्यान दिया जाता है कि स्वर का उतार चढ़ाव कैसा होगा। काल यानी कि कितने समय में वो बोली जाएगी। स्थान यानी कि किस स्थान से उच्चारित किया जाएगा। प्रयत्न यानी कि कितनी श्वास भरी जाएगी। अनुप्रदान और कैसी ध्वनि निकलेगी। तो ये किसने किया था, पाणिनीय शिक्षा में। पाणिनी की शिक्षा में ये बताए गए थे 5 आधार। अगला प्रश्न है, वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, घर से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इसमें कौन सी अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति अलंकार का ये उदाहरण है। अतिशयोक्ति का उदाहरण कौन सी अतिशयोक्ति है। असंबंध अतिशयोक्ति, संबंध अतिशयोक्ति, अक्रमित अतिशयोक्ति, अत्यंतातिशयोक्ति। कौन सा इसमें होगा। तो इसमें क्या है, अक्रमातीत अतिशयोक्ति इसमें होगा। तरुणी तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाए, झूले कूल सो जल परमल, हित मनुह सुहाए। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। उत्प्रेक्षा है, वृत्यानुप्रास है, शब्दार्थ अलंकार है या स्वभावोक्ति है। तो बताइए कौन सा इसमें अलंकार होगा। अब देखो, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का ये उदाहरण है। क्यों है, नहीं, उत्प्रेक्षा का नहीं है। मानो मनु तो है ही, मानो सुहाए, पित मनो सुहाए। नहीं, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का नहीं, वृत्यानुप्रास का है। तरुणी तनुजा तटतमाल, इसके कारण। ठीक है, वृत्यानुप्रास का ये उदाहरण है। त की आवृत्ति है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, में उपमान की संभावना की जाती है। और जैसे इसमें शब्द आते हैं, मेन चीज़ तो यही है, सभी इसी से याद रखते हैं। जनु, मनु, मानो, जानो आदि शब्द इसमें आते हैं। अर्थालंकार, जो शब्दार्थ अलंकार है, ये भी मतलब अलंकार के ये भेद है।
और आचार्य दंडी मानते हैं कि स्वभावोक्ति संपूर्ण अलंकार में निहित होती है। ये जो स्वभावोक्ति है ये संपूर्ण अलंकार में पहले से ही विद्यमान है, यानी कि ये अलंकार में निहित एक सारभूत तत्व है ये। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? वृत्यानुप्रास होगा। वृत्यानुप्रास में अगर देखा जाए कि जब एक वर्ण एक से अधिक बार आए और एक ही क्रम में दो से अधिक बार आवे तो वही वृत्यानुप्रास होता है। और अनुप्रास के अन्य भी उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गेन नायक करी वर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें कौन सा छंद है ये बताना है। कौन सा छंद है? दोहा है, सोरठा है, बरवे है या रोला है? तो इसमें सोरठा छंद है। और सोरठा छंद के बारे में अगर बात करें तो ये एक मात्रिक छंद है, पहली बात तो। और मात्रिक में भी कैसा है? अर्धसम छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? प्रथम एवं तृतीय जो चरण है इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें भी 11, इसमें भी 11। और जो आपका द्वितीय और चतुर्थ चरण है इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। गिन लीजिएगा। जैसे देखिए एक और एक 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 दो एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, क्योंकि हम गुरु को क्या गिनते हैं? गुरु की 2 मात्राएं गिनी जाती है और लघु की 1 मात्रा है। ठीक है, तो इसे आप गिन लीजिएगा। तो ये अर्धसम मात्रिक छंद है। कौन सा? आपका सोरठा। 11-13 पर यति होती है। वेदसी आख्यात पद में कौन सा सा लकार है? लकार। ये आ गया आपका संस्कृत से संबंधित। वेदसी आख्यात पद में कौन सा लकार है? लट, लोट, लुट या लंग। तो कौन सा इसमें लकार होगा? तो वेदसी में लकार होगा आपका लट लकार। लट लकार यानी कि आपका वर्तमान काल होगा। और आपका जो लोट लकार है ये अनुमति या आज्ञा के लिए। जो आपका लट लकार है, लंग लकार है, वो भूतकाल के लिए। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका लट लकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में नए तत्पुरुष समास कौन सा है? रोगमुक्त, राजपुरुष, अभाव या पुत्रहितम। कौन सा होगा? तो निम्नलिखित शब्द में से जो शब्द दिए गए हैं इसमें से नए तत्पुरुष समास कौन सा होगा? रोगमुक्त, राजपुरुष है, अभाव है या पुत्रहितम। कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा अभाव। क्योंकि इसमें ना की मतलब भाव देखने को मिलता है। अभाव या ना की देखने को मिलता है कि जैसे नहीं होना, जैसे और जो हमारा जो राजपुरुष है, राजपुरुष में आपका संबंध तत्पुरुष है। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं जो आपका पुत्रहितम है, इसमें संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, और जो आपका रोग मुक्त है इसमें अपादान इसमें होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? अभाव। ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही जोड़े कौन से हैं? जिसमें है रामायण का ये प्रथम बहुवचन है, गौर्यः पंचमी एकवचन है, वारिणी द्वितीय द्विवचन है,
गावें षष्ठी एक वचन है, तो कौन सा इसमें से एक सही युग्म है? सही युग्म इसमें से बताना है, एक कोई सा सन की सही युग्म है वो बताना है। तो इसमें से गार्या पंचमी एक वचन है। और जो आपका, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संस्कृत के बारे में मुझे थोड़ा सा कम ज्ञान है, बाकी ठीक है। अगला प्रश्न है, दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। दुह धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन बताना है, कौन सा रूप है? गौच्छी, दोही, दुग्धसी, दुहसी, कौन सा इसमें सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा धोक्षी। ठीक है, ये आंसर सही होगा। और ये परस्मैपदी मध्यम पुरुष एक वचन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाकी इन सब के बारे में भी हम देख सकते हैं। और जो ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। मातरम निलयते कृष्णः, मातरेः निलयते कृष्णः, मातुल्नि लियते कृष्णः, मात्रा निलयते कृष्णः, तो कौन सा इसमें सही होगा? शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा होगा? तो इसमें होगा सही मातुल निलयते कृष्णः। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा भाव वाक्य है? सहग्रहम गतवान, तेन गृहम गतवम, सहग्रह अगच्छत या तेन गृहम गतानि, कौन सा इसमें भाव वाक्य है? तो इसमें से है सहग्रहम गतवान। अगला प्रश्न है, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का, वर्ण की गुरुता का किसका विचार किया जाता है या किस चीज़ को ध्यान दिया जाता है? तो सीधी सी बात है, वार्णिक छंद है तो वर्णों का ही ध्यान दिया जाएगा, मात्रिक छंद में मात्राओं को ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, कामार्ता ही प्रकृति कृपाण वचेतना चेतनेशु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, मेघदूतम या रघुवंशम, किस में से ये है? और इसका अर्थ है, काम से पीड़ित व्यक्ति चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाता। तो इसका क्या होगा कि काम से पीड़ित व्यक्ति चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाता। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ली गई है आपका मेघदूतम से। ठीक है, मेघदूतम से ये लिया गया है। और ये किसकी है रचना? कालिदास जी की रचना है मेघदूतम। रघुवंशम भी इन्हीं की है। अगला प्रश्न है, बाण का पर्याय है अर्ची, उर्वी या आशुभ। बाण का पर्याय बताना है या पर्यायवाची बताना है। तो क्या होगा बाण का पर्यायवाची? है, अर्ची, उर्वी या आशुभ। तो इसका होगा आपका आशुभ। और बाण के पर्यायवाची हैं, तीर भी बोलते हैं, साथ ही साथ शर भी बोलते हैं, साथ ही साथ इशु भी बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राहुलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर या कुवलयमाला। कौन सा जो ग्रंथ है ये व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है या प्रतिष्ठित है या व्याकरण ग्रंथ है? एक ही बात है, एक ही प्रश्न के रूप में है। तो कौन सा व्याकरण ग्रंथ है? तो हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये ही हमारा व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। अगला प्रश्न है हमारा, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन है? सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन है? किशन पटनायक, रमेश उपाध्याय, पंकज बिष्ट या नीलाभ। कौन है सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक? तो इसके संपादक हैं
नीलाभ। जो भी नीलाभ बता रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ण का वैशिष्ट्य है। क्या है कि ये वह वर्ण किस प्रकार का है, आधुनिक व्याकरण के अनुसार बताना है, या व्याकरण के अनुसार भी बोल सकते हैं। एक ही प्रकार का प्रश्न, ये घुमाने के लिए थोड़ा सा आपको दे दिया जाता है। तो आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ण का विशिष्ट है, औष्ठ्य है, ये स्पर्श है, अल्पप्राण है, अघोष है, निरुनासिक है, या फिर द्वष्ट्य है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है, निरुनासिक है, द्वष्ट्य है, स्पर्श है, संघर्षी है, अल्पप्राण है, अघोष है, निरुनासिक है, औष्ठ्य, स्पर्श, महाप्राण, सघोष या निरुनासिक है। तो कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा? अच्छा, ये वह की बात नहीं, बै की बात यहाँ पर चल रही है, ब वर्ण की। ठीक है, बै के बारे में बताना है। देखो, निरुनासिक सभी में है, ये तो सोचना ही नहीं है, ऐसे भी आप प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये वह ब है, ये आपका द्वष्ट्य, स्पर्श है, अल्प प्राण है, ब भ, तो ब भ, तो ये अल्प प्राण है, घोष है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विधि क्या है? वृत्ति, संधि, अभिनय या रूपक? विधि क्या है, बताइए। विधि क्या है? ये वृत्ति है, संधि है, अभिनय है या रूपक है? तो ये क्या है आपका, एक रूपक है। और ये दृश्य काव्य मतलब के रूप में भी आ जाता है कि इसमें एक अंक होता है, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? लक्ष्मी है, विभु है, शिव है या श्री है? किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? अंतिम पद या अंतिम शब्द कहते हैं। एक वाक्य में जो अंतिम जो शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। यानी कि वाक्य में जो प्रत्येक शब्द है उनको क्या बोला जाता है? पद बोला जाता है। ठीक है, तो अंतिम पद क्या है? लक्ष्मी है, विभु है, शिव है या श्री है? तो किरातार्जुनीयम जो रचना है, ये रचना किसकी है? पहले तो ये देख लेते हैं, भारवी की है। और इसके जो प्रत्येक जो सर्ग है उसके अंत में क्या है दिया गया है, क्या आता है? तो उसमें आता है लक्ष्मी शब्द दिया गया है अंतिम पद में। लेकिन जो श्री शब्द है वो भी दिया जाता है, लेकिन वो सर्गांत में। श्री आरंभ में, लेकिन लक्ष्मी सर्गांत में। ठीक है, अगर आरंभ पूछा जाए कि किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के आरंभ में किस पद का प्रयोग किया जाता है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो किस शब्द का? श्री शब्द का या श्री का प्रयोग किया जाता है। भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, यह किस उपनिषद का मत है? कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद या मुंडक उपनिषद? किसका ये मंत्र है? और इसका अगर अर्थ देखा जाए तो क्या है? उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करो। तो ये किससे है? तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, सहसा विद्यति न क्रियाम, इस सुक्ति से युक्त रचना है। शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, निषिद्ध चरितम या कुमार संभवम? सहसा विदधित न क्रियाम, इस सुक्ति से युक्त रचना कौन सी है? ये सुक्ति किस रचना में है कि इसमें ये किस, इसका अर्थ देखा जाए तो अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और इसके बारे में एक बोला जाता है कि जब ये जो हमारे रचनाकार हैं
भारवी जी, इन्होंने अपने शयन कक्ष में ये लिख के लगा लिया था कि सहसा विद्यते न क्रियाम, कि अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो अब समझ गए होंगे किसकी रचना है, ये तो बता ही दिया, लेकिन किस रचना से है, तो ये है किरातार्जुनीयम से ही ये है। और ये किसकी रचना है, भारवी की। इनका वास्तविक नाम क्या था, दामोदर था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हे प्रभु में ये जो प्रभु शब्द में कौन सी विधि है, वृद्धि, दीर्घ, गुरु या संप्रसारण, कौन सी विधि है। हे प्रभु में जो प्रभु है ये कौन सी विधि है, तो इसमें संप्रसारण विधि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अनुजित ध्वलतापी सार्गैव भवति यूनाम दृष्ट है। इस सुक्ति, ये जो सुक्ति है किस ग्रंथ से संबंध रखती है, नीति शतकम, उत्तर रामचरितम, कादम्बरी, सुकनाशोपदेश, स्वप्नवासवदत्ता, किससे है ये, तो ये है कादम्बरी सुकनासोपदेश, कादम्बरी से है और सुकनासोपदेश से ये है। अगला प्रश्न है, हिंदी से आ गया है। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि या आंधी। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि या आंधी। तो ये जो है आपकी इंद्रजाल में ये कहानी संकलित है। 1936 में ये प्रकाशित हुआ था इनका कहानी संग्रह। और भी इनकी कहानी है, कहानी देख लीजिए। आकाशदीप है इनकी, और आकाशदीप में ही आकाशदीप है, और उसके साथ साथ कौन सी है आपकी पुरस्कार, इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। ममता इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। साथ ही साथ सालवती, इनकी महत्वपूर्ण कहानी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सतह से उठता आदमी की विधा है, ये किस विधा की रचना है, ये जो सतह से उठता आदमी है किस विधा की रचना है। काव्य है, कहानी है, नाटक है या नाट्य काव्य है। सतह से उठता आदमी क्या है ये, तो सतह से उठता आदमी एक कहानी है, यानी कहानी विधा की रचना है। किसकी रचना है, ये मुक्तिबोध जी की रचना है। और मुक्तिबोध की प्रमुख कहानी जो है वो है विपात्र। और इनकी अन्य रचना भी देख लेते हैं कौन कौन सी है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है, महत्वपूर्ण रचना है इनकी। और है इनकी भूरी भूरी खाक धूल, और ये जो है तार सप्तक में भी ये रहे हैं। और इन्होंने कामायनी एक पुनर्विचार भी लिखी है, भारतीय इतिहास और संस्कृति भी लिखी है, नई कविता का आत्मसंघर्ष भी लिखा है, और नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये भी इन्होंने लिखे। एक साहित्यिक की डायरी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है, वीर है, श्रृंगार है या रौद्र है या शांत रस है। वेणी संहार जो नाटक है इसका अंगिरस क्या है, तो इसका अंगिरस है वीर रस। और ये किसकी है, ये भट्ट नारायण जी की रचना है। इसमें 6 अंक हैं, और इसमें जो भीम है उसके द्वारा द्रौपदी का यानी कि वेणी अर्थात जो बाल है यानी कि चोटी संवारने का इसमें दिया गया है। और भीम ही इसमें वीर योद्धा के रूप में दिखते हैं। ठीक है, तो वेणी संहार इसमें देखा जाए तो जो भीम है उसी को महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है,
हिंदी आलोचना में जातीय शब्द राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भारतेंदु जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? किसने हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का जो अर्थ है राष्ट्रीय के अर्थ में किया था, राष्ट्रीयता के अर्थ में किया था प्रयोग? तो ये किसने किया था सबसे पहले? भारतेंदु जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? किसने किया है? तो सही आंसर आपका होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का निबंध चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? और ये चिंतामणि से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है चिंतामणि, यह सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार कौस्तुभ, विचारमणि, विचार बैन, विचार विधि, किस नाम से ये प्रकाशित हुआ था? चिंतामणि। तो चिंतामणि जो हुआ था प्रकाशित, ये विचार विधि के नाम से मतलब हुआ था, और विचार विधि 1930 में ये प्रकाशित हुई थी। चिंतामणि के जो भाग हैं वो 3 भागों में हैं, और जो तीसरा भाग है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके संपादक कौन है? नामवर सिंह जी। ठीक है। और इनके निबंध भी देख सकते हैं कौन कौन से हैं। भाव या मनोविकार, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, और मेन तो इनका क्या है, जो आपका कविता क्या है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयुक्त किया है? विश्वनाथ के अतिरिक्त आचार्य किस आचार्य ने, यानी कि संस्कृत आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयुक्त किया है? भामा, राजशेखर, रुय्यक या आनंदवर्धन? तो किसने किया है? आपके रुय्यक जी ने किया है। विश्वनाथ जी ने भी किया था। देखो, संस्कृत साहित्य में विश्वनाथ जी ने भी आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में लिया था, क्योंकि उस समय पे काव्य ही शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसलिए काव्य शास्त्र बोलते हैं, साहित्य शास्त्र नहीं। लेकिन वर्तमान समय में हम क्या बोलते हैं? साहित्य शास्त्र बोलते हैं। लेकिन विश्वनाथ जी ने और साथ ही साथ रुय्यक जी ने इसमें क्या है? साहित्य शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया था? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया था? वामन ने, महिम भट्ट ने, मम्मट ने या आनंदवर्धन ने? किसने किया था? तो ये किया था आपका वामन जी ने। ठीक है, जो वामन बता रहे बिल्कुल सही है। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? रस को नाट्य तक सीमित रखने का, ये जो रस है सिर्फ ये नाटक तक ही सीमित रहना चाहिए, इसका विरोध किसने किया था सबसे मतलब पहले? तो ये भामा ने किया था, या रुद्रट ने किया था, या आनंदवर्धन ने किया था? किसने किया था? तो ये आपको बताना है। तो ये किया था आपके अभिनव गुप्त जी ने। और ये इसने इन्होंने बताया था कि ये जो रस है, ये रस से जो है नाट्य रचना हो या काव्य रचना हो, उसका कोई अंगीय तत्व नहीं है। वो क्या है? समस्त रचना में व्याप्त सर्वांगीण तत्व है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर या प्रेम माधुरी? भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा नाम से इनका कविताओं का संग्रह प्रसिद्ध है। ये खड़ी बोली में रचित इनकी रचनाएं हैं भारतेंदु जी के, तो फूलों का गुच्छा इनका प्रसिद्ध है। इन्होंने लगभग 70 के आसपास जो क्या है इनकी रचनाएं हैं, जिसमें आपकी देख सकते हैं कौन कौन सी है? प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गिरित गोविंदानंद,
वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, ये बहुत सारी इनकी है। और ठीक है, उर्दू में भी इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, या रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, या फिर रस, रीति, ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, औचित्य। अब औचित्य है तो सिद्धांत सबसे अंतिम ही हो गया है इसमें, ठीक है। और रस 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 अलंकार, तो इसमें से जो आपको पता ही है कि रस अलंकार सबसे पहले आता है, तो इसी कारण ये भी ख़त्म हो गया। कितना सरल हो गया प्रश्न। अब बताइए, प्रश्न को बस जानबूझ के खींचा जाता है, कई बार लगता है। तो सबको आपको पता ही है, सबसे पहले रस अलंकार आता है, क्योंकि रस किसका है? भरत मुनि का है। अलंकार किसका है? आपका भामह का है। रीति किसका है? रीति वामन का है। वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है? कुंतक जी का है। और जो आपका ध्वनि संप्रदाय है वो किसका है? आनंदवर्धन जी का है। औचित्य सिद्धांत किसका है? तो औचित्य सिद्धांत है आपका आचार्य क्षेमेंद्र का। तो सही आंसर क्या होगा आपका? 2 होगा, रस अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। अगला प्रश्न है, वेथु कैसा अनुभव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक, बौद्धिक। वेथु कैसा अनुभव है? तो ये है आपका वाचिक। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? एकार्थता, अनेकार्थता, स्वार्थता, अर्थनिरपेक्षता। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? चिंतन की एक निष्पत्ति क्या है? तो क्या है आपका? अर्थनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का है, उर्दू का है, तुर्की का है, या जापानी का है? तो ये शब्द है आपका जापानी भाषा का। रिक्शा शब्द किसका है? जापानी भाषा का शब्द है। और ये जो उर्दू शब्द है ये खुद तुर्की भाषा का है भाई, अपनी भाषा का नहीं है, तुर्की भाषा का है। तुर्की भाषा के और शब्द हैं जैसे कुली, कैंची, बहादुर, ताश, तोप आदि। अगला प्रश्न है, सूफी मत में जो वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं बताई जाती है, जिसमें शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। ये जो भारतीय भक्ति मार्ग में इनका सही क्रम क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध, आचरण बोध, सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था, सत्यबोध, उपासना, आचरण, सिद्धावस्था। तो सही क्रम क्या होगा? बताना है। जो सूफी मत में साधक की 4 अवस्थाएं बताई जाती हैं वही भक्ति मार्ग में कैसे बताई जाती है उसका क्रम बताना है, यानी कि शरीयत को इसमें क्या बोला जाता है। तो सही शरीयत यानी कि आचरण, तरीयत यानी कि उपासना, और आपका मारिफत यानी कि सत्यबोध, और आपकी हकीकत यानी कि सिद्धावस्था में पहुंच जाता है साधक या भक्त। ठीक है, और चलो इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो साधक होता है, तो जो प्रथम अवस्था जो होती है वो क्या होती है? नासूत होती है, इसी में ही नासूत कहलाती है। दूसरी अवस्था क्या कहलाती है? जब वो किस में आ जाता है? तरीयत में, तो वो दूसरी दशा मलकत। और तीसरी अवस्था क्या कहलाई जाती है? जबरूत। चतुर्थ अवस्था क्या कहलाई जाती है? आपकी लाहूत। यानी कि इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते वो लाहूत हो जाता है, इस अवस्था तक पहुँचते जबरूत, और इस अवस्था में आपका मलकूत। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ये हटा देंगे तो और आपके लिए सरल हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? राम प्रसाद निरंजनी, जॉर्ज गैरिसन, बाबू तोताराम, या सदा सुखलाल। कौन थे भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक? बताइए। राम प्रसाद निरंजनी, जॉर्ज गैरिसन, बाबू तोताराम, सदा सुखलाल कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बाबू तोताराम।
ये इसके संस्थापक थे। और इन्होंने अलीगढ़ में एक प्रेस खोला था, भारत बंधु नामक पत्र ये निकालते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? जो ग्रियर्सन की रचना है, रचना नहीं इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसके हिंदी में अनुवाद किया था। किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, डॉक्टर जगदीश गुप्त ने? किसने किया है? सही आंसर बताना है आपको। तो किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था। और ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? वसी, रश्मि रेखा, उर्मिला या कुमकुम? कौन सा सही है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह, सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह। तो इनका सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है कुमकुम, 1939 में ये प्रकाशित हुआ था। उर्मिला काव्य को इन्होंने 1934 में प्रकाशित करवाया था। उन्नीस में ये पूरा हुआ था और 1957 में ये प्रकाशित हुआ, 1975 में ये प्रकाशित हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो देख लीजिए क्या है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किस भाषा में लिखा गया था? आंग्ल भाषा यानी कि इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी में लिखा गया था। इसके लेखक कौन है? पादरी F.E.K, पादरी एडविन ग्रिब्स, गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का तो अभी देख के ही आए हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो ये तो होंगे ही नहीं। तासी का तो फ्रेंच है ये। तो बताइए, दो ही बचे हैं अब आपके पास ऑप्शन, तो आप तो बता ही सकते हैं। तो इसके कौन है? पादरी एडविन ग्रिब्स इसका सही आंसर होगा। और यह इतिहास ग्रंथ कब? 1918 में ये प्रकाशित लिखा हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य किशोरदास वाजपेयी के मत में हिंदी में कितने कारक हैं? बताइए, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6 हैं, 7 है, 8 है या 5 है? कितने हैं? 6 कारक हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक और आपका अधिकरण कारक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, तदित, स्त्री या प्रत्यय ही नहीं है? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? बताइए। तो पांडव शब्द में है तदित प्रत्यय। जो सही तदित प्रत्यय बता रहे बिल्कुल सही है। और ये तदित प्रत्यय लगता है संज्ञा या विशेषण में, विशेषण शब्दों में। और आपका कृदंत प्रत्यय लगता है क्रिया या धातु में। तो सही आंसर तदित प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो इसमें क्या है? धनुष और बाण यानी कि इसमें द्वंद्व है, तो द्वंद्व बिल्कुल सही होगा। और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। अगला प्रश्न है, इसे देख लेते हैं। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? आचार्य शुक्ल ने, महादेव वर्मा ने, सुमित्रानंदन पंत ने या अज्ञे ने? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया?
तो ये किया महादेवी वर्मा ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते या नई कविता। तो तार सप्तक की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते या नई कविता। तो आपको पता ही है प्रयोगवाद की जन्मदात्री कौन है, तार सप्तक है। 1943 में ये आई थी। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय। कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, यानी कि जिसमें कृष्ण को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। बताइए। तो जो श्री वल्लभ संप्रदाय है, इसी को क्या बोला जाता है? पुष्टि मार्ग भी बोला जाता है। साथ ही साथ इसमें कृष्ण के बाल रूप का मतलब वर्णन किया जाता है, जिसमें आपको देखा ही होगा। इसी से पुष्टि मार्ग से निकलकर आपका अष्टछाप बना है, जिसमें सूरदास जी और बाकी सभी ने काफ़ी पद लिखे हैं। हरिदासी संप्रदाय ये जो है, ये सखी भाव इसमें देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण से सखी भाव से ये पूजा करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय ये इसको चैतन्य संप्रदाय यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु है। और हरिदासी के हरिदास जी हैं और वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी हैं। तत्सुखी संप्रदाय इसमें राधा और कृष्ण का मतलब देखने को मिलता है, राधा कृष्ण के रूप में, मतलब राधा कृष्ण का रूप देखने को मिलता है। इसके भी हरिदासी जी ही हैं। तो तत्सुखी संप्रदाय सही होगा, क्योंकि दोनों ही सभी कृष्ण भक्ति से संबंधित है, लेकिन सबसे कम ये ही संबंधित है, इसी कारण यही होगा। अगला प्रश्न है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले में कौन है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, वियोगी हरि, अनूप सिंह। कौन है सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले? तो सही आंसर जो भी बता रहे हैं वियोगी हरि, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर देखें तो इनकी जो रचना है, पहले तो देख लेते हैं और कौन किसने बढ़ाया है सतसई को। तो इसमें है नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, और जो वियोगी हरि जी है, इनकी जो रचना जो कौन सी है? वीर सतसई। अन्य रचनाएं भी हैं, अन्य रचनाएं और देख सकते हैं कि अन्य रचनाएं इनकी क्या है। तो इसमें है प्रेम शतक, प्रेम पथिक, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इलियड का मूर्त विधान काव्य भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? यानी किस तत्व से तुलनीय है? साधारणीकरण से, रीति से, विभावन व्यापार से या प्रतिभा से? जो इलियड का मूर्त विधान है वो भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? तो ये है आपका साधारणीकरण से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? हरिओद माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, या फिर विष्णु प्रभाकर हरिओद जी ने, दिनकर बच्चन जी ने, या विष्णु प्रभाकर दिनकर जी ने? किसने दिए है अर्धनारीश्वर नाम, यानी कि दोनों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना लिखी है। किसने लिखी है बताइए। तो जो भी बता रहे हैं विष्णु प्रभाकर दिनकर, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और जो दिनकर ने क्या लिखा है? दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से निबंध लिखा है। और जो हमारे विष्णु प्रभाकर जी हैं, इन्होंने उपन्यास लिखा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है कि उस शब्द को हटा भी दिया जाए तो वो मतलब कारक नहीं रह पाएगा? तो कौन सा है? राम, रावण, दशरथ या पुत्र। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। तो इसमें से देख सकते हैं कि आप इसमें से राम को हटा देंगे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसी कारण दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा, ठीक है। तो इसी कारण क्या है? राम सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्र बंधुओं ने,
या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? किसने कहा है रीतिकाल को कलाकाल? तो रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले हैं हमारे डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। ठीक है, और साथ ही साथ सभी का देख लेते हैं। तो रीतिकाल को रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कलाकाल नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने तो आपको पता ही है रीतिकाल नाम दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? जिन्होंने ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखा है तो वो कौन है? निराला है, प्रेमचंद है, प्रसाद है, हरिओद है। और इनका मैं रचना बता दूं कौन सी है? ठेठ हिंदी का ठाठ। इसी से आप समझ जाएंगे। तो ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी है? तो आपकी हरिओद जी की है। और ये 1899 में लिखी गई थी रचना। और इनकी एक रचना और भी रचनाएं हैं इनकी, क्या है? अधखिला फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? विपरीतार्थक होना चाहिए और वो सही होगा। जो विपरीत होंगे वो सही होगा, बाकी गलत होंगे। अगर विपरीत नहीं है तो सही नहीं होगा। तो विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। उद्योग, अनुद्यत, औरस, जारज, उन्मत्त, विमुख, उच्छ्वारा, अनुच्छिष्ट। कौन सा सही है? जिन जो दो विपरीतार्थक होंगे वो सही होंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका औरस और जारस, जारज सॉरी। तो औरस का अर्थ होता है वैद्य पुत्र और जारज का अर्थ होता है अवैध पुत्र। और उद्योग का विपरीतार्थक होगा अनुद्योगी। अनुद्यत का होगा उद्यत। उन्मत्त का होगा विपरीतार्थक शांत। और विमुख का होगा आपका उन्मुख। उच्छ्वास है। उच्छ्वास का विपरीत होगा निश्वास। और अनुच्छिष्ट का होगा आपका उच्छिष्ट। तो सही आंसर उद्योग और औरस और जारज होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज्योतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना या लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो ज्योतियों में दाल बांटना का अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है, और साथ ही साथ देख लेते हैं कि जी भराने का अर्थ होता है दुखी होना, जैसे जी भराया यानी कि दुखी होना। और आपका जो अंगूठा चूमने का अर्थ होता है चापलूसी करना। अपमान करना अगर इसके लिए देखा जाए कोई एक मुहावरा, इसके लिए नीचा दिखाना हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला प्रश्न है, लाल तारा किस विधा की रचना है? लाल विधा किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, नल है या यात्रा वृतांत है? तो ये क्या है, किस प्रकार की रचना है? ये रेखा चित्र है। और ये किसकी है? रामवृक्ष बेनपुरी की। और इसी नाम से यानी कि लाल तारा नाम से ही किसकी रचना है? लाल तारा नाम से एक किसकी रचना है ये भी देख लीजिए। तो एक कविता है, किसकी? कविता संग्रह है, किसका है? तो ये है आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है?
बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सोहनलाल द्विवेदी। और इसके साथ साथ इसकी विधा भी बता दीजिए। तो बाजे पायलिया के घुंघरू कौन है इसके? तो ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ये एक संस्मरण है 1957 ईस्वी में का ये संस्मरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया था? सत्यदेव परिव्राजक, मौली महेश प्रसाद, चंडी प्रसाद सिंह, भगवान दीन दुबे। किसने किया था? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत ब्यौरा युवराज की यात्रा शीर्षक से। तो ये किया था चंडी प्रसाद सिंह जी ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपटन शब्द का तत्सम होगा उर्धतन, उपलेपन, उपलेपन, उद्वर्तन। तो कौन सा इसका सही होगा? उपटन शब्द का तत्सम रूप। तो सही उत्तर होगा उद्वर्तन। अगला प्रश्न है धूसर किसका पर्यायवाची है? अश्व का, मेघ का, गर्दभ का, अजा का। धूसर। तो धूसर आपको पता ही है किसका है? आपके गर्दभ का। और गर्दभ के लिए यानी कि इसके लिए और भी है गधा, और शब्द है खर, और वैशाख नंदन। अब वैशाख नंदन आप किसी को बोल देंगे तो आपको सोचेगा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये गधे के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं किसी को बेवकूफ़ कहने के परिप्रेक्ष्य में, तो वैशाख नंदन कह सकते हैं। रासब भी है और आपका वेशर। एक और देख लेते हैं, चक्रीवान। ये सब इसी के ही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार ये जो शब्द है क्या है? पारस्परिक संबंध बताने के संबंध में अर्थ में पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। ये जो द्वार द्वार भटकना है, इसमें ये जो बार बार मतलब 2 बार द्वार द्वार आया है, तो इसमें किस के अर्थ में ये प्रयोग किया गया है? तो ये है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। नीचे दिए गए हैं कुछ, तो उसमें से बताना है कुछ शब्द युक्त। तो कौन सा गलत सुमेलित है? अंगूठे पर मारना परवाह न करना, कान काटना मात करना, नज़र करना भेंट करना, नज़र पर चढ़ना आँख बचाना। कौन सा गलत होगा? तो सही आंसर, आप अगर नज़र पर चढ़ना आँख बचाना बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। नज़र पर चढ़ना का अगर अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? खटकना। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इसी प्रकार का है, युग्म सुमेलित नहीं है। ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली, पसीना, परस्विन्न। कौन सा गलत है ये बताना है। तो आपका ये कपास का क्या है? आपका करपट का कपड़ा और कपास का करपास। अगला प्रश्न है, बाकी सब सुमेलित है ही। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में भेद माना है? अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है, यानी अभेद माना है। तो किसने माना है अभेद? भामा ने, कुंतक ने, विश्वनाथ ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? कुवलयमाला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, कीर्तिलता, या फिर कुवलयमाला, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता, या फिर राहुल वेल, कुवलयमाला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता, या फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, कुवलयमाला, कीर्तिलता। क्या होगा सही?
संगत क्रम, यानी कि सही क्रम क्या होगा? तो सही होगा कुवलयामाला, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्ति लता। अगला प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विद्वत्ता, अभिव्यंजना, चारुता या चमत्कार? छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है? अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है प्रसाद के काव्य में। और इसके उदाहरण देखते हैं, आसुम कहानी इसके उदाहरण हैं। और इनकी रचना है चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराजा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, लहर, आंसू, पामानी। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान। सिद्धों की जो साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? वज्र होगा ये, अग्नि, चित्र या ज्ञान। तो सही उत्तर होगा ज्ञान। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतरण किसने किया था? रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतरण किया था, नाटक लिखा था। किसने लिखा था ये आपको बताना है। गिरीश रस्तोगी ने, कुसुम कुमार ने, शोभना भूटानी ने, शांति मेहरोत्रा ने, किसने किया है? तो किसने किया है? रंगनाथ की वापसी गिरीश रस्तोगी जी ने। अगला प्रश्न है, चुली का किसका भेद है? पाली का, प्राकृत का, अपभ्रंश का या पारसी का? तो चुली का किसका भेद है? तो ये प्राकृत का भेद है। किसका भेद है? प्राकृत का भेद है। मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नामक में, मुद्रा राक्षस का जो तिलचट्टा है नाटक में, तिलचट्टा किसका प्रतीक है? यौन कुंठाओं का है, मानव मन की पार्श्विक वृत्तियों का है, अधिकारी वर्ग का स्वार्थपरता व क्रूरता का है, समाजव्यापी संतरास का है। किसका है ये तिलचट्टा प्रतीक? तो यौन कुंठाओं का ये प्रतीक है। साथ ही साथ सामाजिक विघटन का भी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में कलचुली राजवंश की किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शे वर्णन है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल या आपका कुवलयामाला कथा? तो इसमें कुवलयामाला कथा में है। अगला प्रश्न है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बंकनाली जो है संत साहित्य में प्रयुक्त होता है, बंकनाली उसका पर्याय कौन सा नहीं है? त्रिकुटी, वक्रनाली या राजदंत या शंखिनी? तो इसका क्या है? वक्रनाली संत साहित्य में प्रयुक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई पुकार? तो किसमें? अंधेरे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? ब्रह्मरंज, इदेश, नाभि चक्र या मूलाधार? ब्रह्म गुफा के लिए दूसरा नाम क्या है? तो ये है ब्रह्मरंज, ब्रह्मानंद नहीं, ये ब्रह्मरंज गलत है। ब्रह्मरंध्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल? साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। तो ये किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है,
महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या अभिव्यंजनावाद। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत तो किसका है, कौन सा है इनका, महिम भट्ट का अनुमानवाद। और ये जो अनुमानवाद है, इन्होंने रस काव्य के अर्थ से जो ये अनुमति दी है। ध्वनिवाद को ये स्वीकार नहीं करते हैं मम्मट के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपू के 2 भेद बताइए, कौन कौन से हो सकते हैं। विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कूलक, विरुद्ध और व्रज्या, विरुद्ध और ठीक है, बताइए कौन सा होगा। तो विरुद्ध विरुद्ध तो सब में ही है, एक ही बताना है चंपू का भेद कौन सा होगा। तो विरुद्ध और करम्बक, तो ये सही होगा 4 वाला। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समास की अधिकता ओज कहलाती है। यह कथन किस विद्वान का है। तो ये किसका है, वामन का है। किसका है, वामन का है। और वामन ने 20 गुण बताए हैं, 10 आपके शब्दगत और 10 आपके अर्थगत। वामन का पता ही है, रीति संप्रदायन का है। इतनी सारी बातें हो गई। अगली तरफ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काशी की ये क्या है। पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका है, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका है, पतंजलि कृत अष्टाध्यायी की टीका है, या भर्तृहरि कृत वाक्य पद्य की टीका है। तो ये काशी की क्या है, आपके पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की ये टीका है। अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है। मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद, केशव। कौन होंगे पंचवटी प्रसंग के रचयिता। आधुनिक काल से प्रश्न है, तो इसके हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। और रचना है इनकी तुलसीदास है, इनकी रचना अणिमा है, अनामिका, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता इनकी प्रसिद्ध कहानी है। बांधो ने नाव इस ठाव के लेखक कौन है। उपेंद्रनाथ अश्क, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो ये किसकी रचना है, बांधो न नाव इस ठाव। तो ये किसकी है, निराला की रचना है। छोटी सी रचना है, 10 लगभग पंक्ति है इसमें। तो ये निराला की रचना है। 1950 में अर्चना में ये है। कुछ लोग बोलते हैं इन्होंने पत्नी की याद में लिखी है, कुछ लोग बोलते हैं शायद कुछ छायावादी रचना है, तो ऐसे ही है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का। सुजान चरित के रचयिता कौन है। गणानंद बोधा, सूदन मतिराम। कौन है सुजान चरित के। तो सुजान चरित के रचनाकार हैं आपके सूदन। लेकिन आपको लग सकता है ये किसकी है, घनानंद की, लेकिन घनानंद की नहीं है। घनानंद की कौन सी रचना है, सुजान सागर रस केली वल्ली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का प्रश्न उत्तर तो बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।